हेलो स्टूडेंट, आरजेबी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.3। पहला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम इसको विरोधाभास विधि से सिद्ध करेंगे। हम ये मान के चलेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या है और इसे लास्ट में ये सिद्ध कर देंगे कि यह एक परिमेय संख्या नहीं है। तो देखिए, हम इसमें मान लेते हैं, माना √5 एक परिमेय संख्या है। हम ये मान के चलते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है। अगर ये सिद्ध हो जाता है कि ये परिमेय संख्या नहीं है, तो इसका मतलब है कि अर्थात ये अगर परिमेय नहीं है तो क्या हो जाएगी, अपरिमेय हमारी सिद्ध हो जाएगी। तो हम इसको लिख सकते हैं, अगर ये परिमेय है तो हम इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। √5 बराबर P/Q। इसमें यहाँ ये देखेंगे, जहाँ P और Q सह अभाज्य पूर्णांक हैं, सहअभाज्य पूर्णांक हैं, और Q ≠ 0। इस लाइन को एक बार देख लीजिएगा। जो हमने ये माना है कि √5 परिमेय संख्या हमने मान लिया, तो हम इसको परिमेय संख्या के रूप में P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसके बाद जहाँ ये P और Q हैं वो क्या हैं, सह अभाज्य हैं। सह अभाज्य क्या होता है ये बता रहे हैं। तो अगर हम जो ये चीज़ है सह अभाज्य, तो इसे देखिए, जैसे हम यहाँ लिख दें 4/3, तो ये क्या है, आपस में नहीं कट रहे हैं, आपस में विभाजित नहीं हो रहे हैं। अगर यहाँ हम 10/2 लिखें तो ये पता है यहाँ से 2 से कट जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ये दोनों सह अभाज्य नहीं हुए, आपस में विभाजित नहीं होने चाहिए, तो उन्हें कहते हैं हम सह अभाज्य। यानी इसका अर्थ है कि P और Q का कोई भी एक दूसरा गुणनखंड नहीं होना चाहिए। अगर P और Q का दूसरा कोई गुणनखंड है तो वह हमारा सहअभाज्य पूर्णांक नहीं कहलाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ से हम इसको आगे चलते हैं। दोनों पक्षों को वर्ग कर दीजिए आप। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, इनका वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, √5 का वर्ग और P/Q का वर्ग। अब दोनों का वर्ग करिए तो √5 को हम क्या लिख सकते हैं, √5 गुणे √5 लिख सकते हैं ना। अब इसको हम लिख सकते हैं √25। अब 25 का वर्गमूल क्या होता है, 5। तो हम इसको सीधा डायरेक्ट लिख सकते हैं 5 बराबर, ये आ जाएगा P² और ये आ जाएगा Q²। अब इसका हम करणीय गुणा कर देंगे, तिर्यक गुणा, तो ये यहाँ चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 5Q²। जब कोई संख्या भाग में होती है तो पक्षांतर करने पर गुणा में चली जाती है, बराबर P²। इतना समझ में आ गया। अब हमें इसमें क्या करना है, इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब इस 5 को नीचे ले जाइए, भाग में, गुणा में है तो भाग में चला जाएगा, तो Q² बराबर आ जाएगा P²/5। इससे क्या पता चलता है कि जो P² है ये 5 से विभाज्य है। तो यहाँ हम लिखेंगे P², यहाँ P² 5 से विभाजित हो रहा है। P² किससे विभाजित है, 5 से विभाजित है। अगर ये 5 से विभाजित है तो आपके इसमें एक प्रमेय है। प्रमेय क्या कहलाती है कि अगर कोई संख्या का वर्ग
अगर किसी संख्या का वर्ग किसी संख्या से विभाजित होता है तो वह संख्या भी उसी संख्या से विभाजित हो सकती है। जैसे ये पी स्क्वायर हमने यहाँ लिखा पी स्क्वायर बटे 5, यानी अगर पी स्क्वायर 5 से विभाजित है तो पी भी 5 से विभाजित होगा। ये आपकी प्रमेय कहती है। अगर हम इसको लिखें, जैसे 25 है तो 25 आपका 5 से विभाजित है तो 25 का जो वर्गमूल होगा यानी 5 भी 5 से विभाजित होगा। तो इसका तात्पर्य ऐसा है कि अगर ये 5 से विभाजित है पी स्क्वायर तो पी भी 5 से विभाजित होगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं अतः पी भी 5 से विभाजित होगा। इतना समझ में आ गया। अब इसको हम मान लेते हैं स्थिति 1। इस कथन को जो यहाँ पर आया पी स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है अतः पी भी 5 से विभाजित होगा, इसको हम मान लेते हैं स्थिति फर्स्ट। ये भी आगे हमारे आएगा सिद्ध करने में, इसलिए हम इसको यहाँ मान लेते हैं। इसको हम यहाँ हटा देते हैं। अब आगे क्या करना है, जब ये 5 से विभाजित होगा तो इसका एक गुणनखंड यानी जो p है p का एक गुणनखंड 5 भी होगा। समझिएगा इस चीज़ को कि जो संख्या अगर 5 से विभाजित है, अगर हम यहाँ 20 लिखते हैं, 20 हमारी 5 से विभाजित है, इसका मतलब है 20 में एक 5 ऐसा एक गुणनखंड है जो इसके अंदर होगा। जैसे 5 अगर निकाल लें तो 4 बचेगा, यहाँ 5 को 20 यानी 5 से गुणनखंड बन जाता है। तो यहाँ कह सकते हैं अतः p का एक गुणनखंड 5 होगा। अब p का एक गुणनखंड 5 हो गया तो अब इस संख्या को हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर हम इसको माने p बराबर 5 तो इसका गुणनखंड है। p कोई संख्या है जिसका एक गुणनखंड 5 है। तो अब वो संख्या हम इसको अगर हम नियम मान लें, ये कोई संख्या होगी जिससे हमने 5 कॉमन ले लिया। जैसे हमने इसको 20 यहाँ समझा था तो 20 से हमने 5 निकाला, 4 बचा। तो ये इस जगह हमने m मान रहे हैं कि यहाँ पर हमारा m है। तो इसको देखिएगा आगे करते हैं। माना p बराबर 5m। समझ गए हैं हम 5 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि 5 इसका एक गुणनखंड है। ये कोई संख्या p के बराबर है जिससे हम 5 निकालने पर हमारा m बचता जाता है। ये p है, ये भी p लिखा हुआ है। समझिएगा इस बात को, हमने यहाँ से इसलिए बार बार बता रहे हैं कि p का एक गुणनखंड 5 है। अब यहाँ 20 जैसे हमने बताया आपको 20 है, 20 आपको इस तरह दिख रहा है कि 20 लिखा हुआ है, लेकिन अगर इसे 5 निकाल लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? 4 बचेगा ना। 5 को 20 गुणनखंड निकालने के बाद ये बदल जाएगा मान। तो इसी तरह से हमने p की जगह, तो p है, अब इसका एक गुणनखंड 5 है तो 5 लिखा। अब जो इसका दूसरा गुणनखंड बचा या जो संख्या बची तो उसके गुणा में वो आ गई, तो हम यहाँ उसको m मान के चल देते हैं। ये इतना m यानी p बराबर 5m आ रहा है। अब इसमें क्या करना है, इसका मान हमको समीकरण 1 में रख देना इस जगह पे। p का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब देखिए p बराबर 5m समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 ये है, इस p की जगह 5m रखिएगा तो 5q² बराबर 5m का होल स्क्वायर। ये पूरे में स्क्वायर होगा, खाली m और में नहीं होगा, पूरे में स्क्वायर होगा, क्योंकि यहाँ 5m p की जगह हम रख रहे हैं। इसका वर्ग करिए, क्या आ जाएगा? 5q² बराबर 5 × 5 = 25m²। अब यहाँ से 5 को नीचे पक्षांतर करेंगे तो q² बराबर आएगा 25/5 m²। 5 से काट सकते हैं इसको, 5 आया, यानी ये आ गया q² बराबर 5m²। अब अगर हम 5 को इधर ले आएँ तो क्या आएगा? ये
क्यू स्क्वायर बटे 5 बराबर एम स्क्वायर। यहाँ से क्या सिद्ध होता है कि क्यू भी 5 से विभाजित, यानी क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है। तो जैसा हमने यहाँ किया था कि पी स्क्वायर को 5 से, पी स्क्वायर बटे 5 था, अर्थात पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसी प्रकार यहाँ भी है क्यू स्क्वायर बटे 5, तो क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित होगा। यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, अतः क्यू भी 5 से विभाजित होगा। अब ये हमारा कथन आ गया, स्थिति आ गई सेकंड, स्थिति सेकंड मान लिया इसको। अब ये देखिए पहली स्थिति और दूसरी स्थिति का ध्यान से देखिएगा। पहली क्या कहती है, P भी 5 से विभाजित होगा और यहाँ Q भी 5 से विभाजित होगा, यानी इसका मतलब क्या हो गया, P और Q दोनों का एक गुणनखंड है 5, जो कि उभयनिष्ठ है, कॉमन है। जबकि हमने यहाँ देखा है कि P और Q क्या थे, सह अभाज्य थे, इनका कोई दूसरा गुणनखंड नहीं था, ये आपस में विभाजित नहीं हो रहे थे इनमें किसी तरह से, लेकिन यहाँ पर हमारा एक गुणनखंड निकल के आ गया। तो इसका मतलब क्या है, यह स्थिति 1 और 2 से क्या सिद्ध होता है कि P बटे ये √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि अगर परिमेय संख्या होती तो ये क्या होता, सह अभाज्य गुणनखंड होते, लेकिन ये सह अभाज्य नहीं हुए, इनका एक कॉमन गुणनखंड निकल के हमारे पास आ गया 5। यहाँ P भी 5 से विभाज्य है और Q भी 5 से विभाज्य है। क्या लिख देंगे, स्थिति फर्स्ट और सेकंड से √5 एक परिमेय संख्या नहीं है। जब परिमेय संख्या नहीं है तो क्या होगा, √5 एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से आपका सिद्ध हुआ। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। अभी हमने पहले क्वेश्चन में देखा कि √5 एक अपरिमेय संख्या है और उसको सिद्ध किया। अब उसी प्रश्न की सहायता से हम इसको भी सिद्ध कर लेंगे। जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया था उसी तरह से इसे भी करेंगे। माना अब ये दिया है अपरिमेय सिद्ध करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको परिमेय मान लेंगे और इसका विरोधाभास सिद्ध कर देंगे। माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। हम इसका उल्टा मान करके इसका विरोधाभास सिद्ध कर देंगे तो अपने आप वो परिमेय अपरिमेय संख्या सिद्ध हो जाती है। तो यहाँ कैसे लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं 3 + 2 √5 बराबर P बटे Q, इस रूप में लिख सकते हैं। वही स्थिति जहाँ क्या लिखा था पहले वाले क्वेश्चन में, P और Q सह अभाज्य पूर्णांक हैं और यहाँ पर है Q ≠ 0, यानी Q 0 नहीं होगा और P और Q क्या होंगे, सहअभाज्य। और सहअभाज्य हमने पहले बता दिया कि क्या होता है सहअभाज्य, यानी दोनों का कोई भी एक उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, उन्हीं को हम सहअभाज्य संख्याएं या सहअभाज्य पूर्णांक कह सकते हैं। तो देखिएगा इसमें क्या करेंगे, इसमें वर्ग नहीं करना है, इसमें 2 + √5 बराबर 3, यहाँ प्लस का है, पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस का चला जाएगा, P बटे Q -3। 2 + √5 बराबर, अगर इसका हम एलसीएम लेंगे
कितना आएगा, क्यू आएगा, और क्यू से क्यू में डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे तो एक आएगा, एक का गुणा करेंगे पी में तो पी आ जाएगा, माइनस इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो इसके नीचे हम एक मान सकते हैं। अब एक का इसमें भाग करेंगे तो क्यू ही आएगा, और क्यू का 3 में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 3 क्यू। अब इसमें इतना समझ में आ गया होगा। इसका हमने क्यू एलसीएम लिया और एक क्यू से क्यू कैंसिल होकर पी यहाँ आ जाता है, और यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो क्यू का ऊपर गुणा कर देते हैं, 3 क्यू बन गया। अब इसमें क्या करना है, दो इसके गुणा में है, तो 2 को भी इधर नीचे ले जाएंगे तो आ जाएगा √5 बराबर p माइनस 3q बटे 2, नीचे जाएगा कितना आ जाएगा 2q आ जाएगा। अब √5 देखिए क्या है, एक अपरिमेय संख्या है और p और q क्या है, हमारे सहभाज्य पूर्णांक हैं। तो इसको दो तरीके से हम कह सकते हैं कि यह एक अपरिमेय संख्या हम सिद्ध कर सकते हैं। कैसे, एक तरह से कह सकते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अतः p माइनस 3q बटे 2q यह भी एक अपरिमेय संख्या होगी, अतः अब इसी से बना हुआ है, ये 3 + 2 √5 भी अपरिमेय संख्या सिद्ध हो जाएगी। दूसरा कह सकते हैं कि p माइनस 3q बटे 2q, यानी p और q क्या है, पूर्णांक हैं, जिससे यह एक परिमेय संख्या है। क्या है ये, यह एक परिमेय संख्या है, अतः √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। जब ये परिमेय है तो ये भी परिमेय होगी, लेकिन √5 एक परिमेय संख्या नहीं है। √5 क्या है, एक अपरिमेय है, जिससे इसका क्या होता है, विरोधाभास होता है, और 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध हो जाती है। तो दो तरीके से लिख सकते हैं इसको, हम यहाँ देख लेंगे। कह सकते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, जिससे p माइनस 3q बटे 2q भी अपरिमेय संख्या होगी। अब जब ये भी अपरिमेय होगा, ये भी अपरिमेय हो गई, तो ये भी एक अपरिमेय संख्या होगी, क्योंकि इसमें देखना क्या है, √5 ही तो है जो कि इसको अपरिमेय बना रहा है, समझ गए। तो अतः 3 + 2 √5 भी एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसके अंदर 3 क्वेश्चन हैं, जिनको हमें क्या करना है, अपरिमेय संख्याएं सिद्ध करना है। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। पहला है 1/√2, पहले इसको हल करते हैं। √2 को हमें हल करना है, तो हम इसको यहाँ क्या करेंगे, मान लेंगे उसी तरह जैसे हमने पहले दूसरे क्वेश्चन हल किए हैं, उसी तरह से हमको इसको भी हल करना है। माना 1/√2 एक क्या है, परिमेय संख्या है, इसका विरोधाभास मानेंगे, यानी उसका जस्ट उल्टा। कि अगर हमको अपरिमेय सिद्ध करना है तो हम परिमेय मान लेते हैं। तो अगर परिमेय माना हमने तो इसको हम लिख सकते हैं 1/√2 बराबर p बटे q, लिख सकते हैं इसको। यहाँ वही कंडीशन रहेगी जहाँ p और q क्या है, सहअभाज्य पूर्णांक है,
और क्यू नॉट इक्वल टू 0। तो इसे हम देखिए क्या करना है, ये दायां पक्ष है बायां पक्ष है, बाएं पक्ष में अंश और हर में √2 से गुणा करने पर तो ये आ जाएगा 1/√2 गुणे √2 बटे √2 बराबर P/Q। तो ये आ सकता है √2 का 1 में गुणा करेंगे तो आपका ये √2 ही रहेगा, बटे √2 और √2 का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये आ जाएगा P/Q। अब इस 2 को आप इधर ले जाइए, गुणा में चला जाएगा, √2 बराबर 2P/Q। इतना समझ में आया। देखिए आगे क्या करेंगे। अब ये हम जानते हैं कि P/Q ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, 2P/Q तभी ये परिमेय संख्या होगी। यहाँ लिख सकते हैं कि P और Q पूर्णांक हैं, अतः क्या होगा, 2P/Q एक परिमेय संख्या है। जब ये 2P/Q एक परिमेय संख्या है तो क्या होना चाहिए, अतः √2 भी परिमेय संख्या होगी, लेकिन √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका क्या हो रहा है, यहाँ विरोधाभास हो रहा है कि एक तरफ यहाँ आ रहा है कि √2 एक परिमेय संख्या बन रही है इसके हिसाब से, और जबकि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो अतः क्या कह सकते हैं, 1/√2 एक परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से इस क्वेश्चन को हमने हल किया। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, क्योंकि 2 क्वेश्चन पहले अगर आपने लगा लिए हैं तो उसी से रिलेटेड हमने इसको भी किया है कि मेन हमारा क्या है यहाँ तक कि जो दिया गया आपको अपरिमेय सिद्ध करना, हम परिमेय मान लेते हैं और उसका विरोधाभास सिद्ध कर देते हैं। यहाँ पर हमने परिमेय संख्या माना और परिमेय संख्या के अनुसार √2 क्या हुआ, ये भी एक परिमेय संख्या हुई, लेकिन यह एक अपरिमेय है, जिससे ये संख्या भी हमारी अपरिमेय सिद्ध हो जाती है। अब हल करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। इसका हल करेंगे, यहां भी मान लेंगे, माना (7√5) एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है तो इसको हम लिख सकते हैं 7√5 बराबर P/Q, जहां P और Q सहअभाज्य पूर्णांक हैं। और Q नॉट इक्वल टू 0, यानी Q जो है 0 नहीं हो सकता। अब देखें क्या करना है, इसमें कुछ भी नहीं करना, क्योंकि हम इसमें एक चीज़ सिद्ध कर चुके हैं कि √5 क्या है, अपरिमेय है। तो √5 को एक तरफ रोकना है, √5 को एक तरफ रखना है, बाकी जो बचे उधर ले जाना है।
तो ये आएगा हमारा √5, 7 गुणा में चला जाएगा भाग में, तो P/7Q ये आ गया। अब ये हम समझ गए कि √5 क्या एक अपरिमेय संख्या है। इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, चूंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अतः P/7Q भी एक अपरिमेय संख्या होगी। जब ये भी अपरिमेय हो गई तो जो हमने अब ये इसको हमने क्या माना था, ये परिमेय है, ये परिमेय माना था ना हमने, इसको परिमेय माना और परिमेय के रूप में लिखा P/Q के रूप में। जबकि ये क्या सिद्ध हो गई, हमारी एक अपरिमेय सिद्ध हो गई। जब ये अपरिमेय सिद्ध हो गई तो ये भी अपरिमेय हो गई, जब ये परिमेय हो गई तो ये भी अपरिमेय हो गई। तो यहाँ कह सकते हैं अतः सात बटे 5Q एक परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात 7√5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। कैसे समझ में आया? इसका विरोधाभास हमने सिद्ध किया, क्योंकि √5 एक अपरिमेय है। जब √5 एक अपरिमेय है तो P/7Q क्योंकि इसके बराबर है, तो अगर ये अपरिमेय है ये भी अपरिमेय हो जाएगी। और जब ये अपरिमेय हो गई तो वही तो लिखा हुआ है, गुणांक इसमें 7 का गुणा हो गया है और तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, P/Q यहाँ भी है। ये जबकि हमने इसको क्या देखा कि ये परिमेय माना हमने, तो जब ये हमारी अपरिमेय हो गई ये भी अपरिमेय हो गई, अर्थात ये क्या है, ये हमारी परिमेय नहीं है। अगर परिमेय नहीं है तो अपरिमेय संख्या सिद्ध हो जाती है। इस तरह से हमने इसको क्या किया, प्रूव किया। अब हम इस क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 3 को यानी 6 + √2 को अपरिमेय सिद्ध करेंगे। तो माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। यहाँ उसी तरह से जहाँ P और Q सहअभाज्य पूर्णांक हैं और Q ≠ 0, इसको हम लिख सकते हैं फिर 6 + √2 बराबर P/Q। अब √2 को इधर रखिए, 6 को उधर ले जाइए। √2 बराबर P/Q -6, ये प्लस में है तो माइनस में जाएगा। √2 बराबर इसका एलसीएम लेंगे तो Q आएगा, ये हो जाएगा P - 6Q। अब यहाँ देखिए √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। जब √2 अपरिमेय संख्या है तो यह भी अपरिमेय संख्या होगी, जबकि हमने इसको क्या माना था, परिमेय संख्या माना था, जिसके अनुसार ये P/Q भी हमारी क्या है, परिमेय है। लेकिन यहाँ P/Q एक तरह से ये P और Q के रूप में लिखा हुआ है, तो ये अपरिमेय सिद्ध हो गया, तो ये भी हमारी एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। यहाँ लिख सकते हैं चूंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अतः P - 6Q/Q भी अपरिमेय संख्या होगी। इसलिए 6 + √2 भी एक अपरिमेय संख्या है। समझ गए इस चीज को? 3 लाइनें क्या हैं ये विरोधाभास है।
ये इसका जो ये हमारी परिमेय संख्या थी, ये इसका विरोधाभास है। यहाँ पर ये परिमेय थी और यहाँ पर आ गई कि अपरिमेय। जब ये अपरिमेय हो गई, ये भी अपरिमेय हो गई, जब ये अपरिमेय हो गई तो ये भी अपरिमेय हो गई। इसलिए हमने इसको डायरेक्ट लिख दिया कि जब ये √2 अपरिमेय है तो ये भी अपरिमेय हो गई और ये भी एक संख्या अपरिमेय संख्या हो गई। इस तरह से इसको हमने प्रूव किया। अब अगली प्रश्नावली अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।